हक बनता है हर सियासी जमात का कि वो इस मुल्क के अंदर सियासत करे। हक बनता है हर उस वोटर का कि जिसको वो वोट दे वो इलेक्ट हो जाए और फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन हो मुकम्मल तौर पर, चाहे वफाक में या किसी सूबे के अंदर। और किसी भी मुल्क के अंदर अगर जमहूरियत आगे बढ़ेगी तो हर कोई यही एडवोकेट करेगा कि मुल्क में किसी वोटर को डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए और मुकम्मल तरीके से मामलात को आगे चलना चाहिए। ना ही कोई कदगर होनी चाहिए, ना ही कोई पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमारे मुल्क में यानी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर आज के हालात के अंदर क्या वाकई सिलसिला ऐसा है कि जो एकतरफ़ा है, यानी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो मेंबर जो इस वक्त मुख्तलिफ असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा या कहा जा रहा जिससे मसाइल जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक सियासी जमात, अगर ये कहा जाए कि इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल जमात है तो गलत नहीं होगा। इमरान खान मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। इसका अंदाज़ा मैं किसी ट्विटर के पोल के हवाले से नहीं कर रहा, बल्कि जो रिसेंट इलेक्शंस हुए तमाम तर मसाइल के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार ख़ास तौर पर वफाक के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें लेकर सामने आए। आज़ाद होने की वजह से वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आज जिस हालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, क्या उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ वो है या उसकी ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है? क्या उसकी ज़िम्मेदार PDM हुकूमत है या आज की तहरीक इंसाफ का रवैया भी है? तहरीक इंसाफ का आर्गूमेंट ये है कि जो हम कर रहे हैं वो रिएक्शन है, हमारे साथ एक्शन किया गया, जो हो रहा है वो हमारे सामने है। अगर इसको हम जोड़ पाएँ उस रिएक्शन से जो कि हमारे सामने आ रहा है, और वो है जनाब असद कैसर साहब का, जनाब शेर अफजल मरवत साहब का। असद कैसर साहब ने रिसेंटली इस हवाले से क्या फरमाया? उन्होंने कहा मुल्क आपका नहीं है। सुनिए। हम ऐलान करते हैं कि जो कोई सोचता है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएगा, अगर कोई जो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, अगर कोई सोचता है कि उसकी मर्जी से लोग आगे पीछे होंगे, पार्टी में होंगे, वो वक्त गुजर गया है, वो खत्म हो गया है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। हम अपनी जिंदगी इंतखाबात में इंशाअल्लाह अवाम के पास जाएंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे। अब एक तरफ जनाब असद कैसर साहब ये कह रहे हैं, और असद कैसर साहब एक बड़ी मेन उन मेंबर्स में से शामिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक स्पीकर भी हैं कौमी असम्बली के। अब वो एक तरफ वो ये फरमा रहे हैं और जनाब शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट का लिंक हमारे सामने मौजूद है। उस पर उन्होंने कहा जी कि मुझे 30,000 पाकिस्तानी दे दें जो जिगरे वाले हों, खुदा की कसम आपका मैंडेट भी आपके कदमों में होगा और आपका लीडर भी आज़ाद होगा। उन्होंने इसके अंदर चंद और बातें भी कही हैं, क्या कह रहे हैं तो सुनिए। 30,000 पाकिस्तानी जवान मुझे मिल जाए, मैं कसमन कहता हूँ कि इस रियासत की बदमाशी आपका मैंडेट भी आपके कदमों में पड़ा होगा और खान की आजादी भी होगी। अब ये वो बात शेर अफजल मरवत साहब ने की है। अब इसके अंदर कुछ बातें ज़रा मैं समझता हूँ शायद थोड़ी सी ऑफेंसिव भी हैं और उनसे मसाइल भी। उन्होंने कहा आपने कौमी सानेहा, ये तमाम उनके ट्विटर के ऊपर मौजूद है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके वीडियो लिंक भी मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने 9 मई को कौमी सानेहा बना दिया, क्या APS वाक़या कौमी सानेहा नहीं था? क्या आपने जब पश्तूनों को डिस्प्लेस कर दिया मिलिट्री ऑपरेशंस करके तो क्या वो कौमी सानेहा नहीं था? सलाला पर हमला हुआ तो क्या वो कौमी सानेहा नहीं था? तो आप 9 मई के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इसको आपने कौमी सानेहा बनाया हुआ है। अब देखिए, एक तरफ अगर ये सूरत हाल है तो फिर मसले का हल किसके पास है और कहाँ चल के होगा। साथ ही साथ आज ही के इस प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे कि पंजाब के अंदर एक नई हुकूमत है, मरीम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला है, उनकी सोशल मीडिया टीम या उनकी टीम जो उनके साथ है वो उनका ओवर एक्सपोजर करवा रही है वज़ीर आला का, या ये दुरुस्त तरीका है? और मैं आज हमेशा कहता हूँ कि शायद इस डे एंड एज के अंदर ऐसा ही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए किसी भी वज़ीर आला की, और लोगों को ऐसे ही लोगों का मामला सामने आना चाहिए कि वज़ीर आला के बारे में हर चीज़ उन्हें पता हो। उसके अंदर चाहे वो कितनी ही अजीब क्यों ना साउंड करे, कितनी ही अजीब क्यों ना नज़र आए, लेकिन वो ऐसे ही है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है, किसी से तारुफ की मुताद नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आमिर इलियास साना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया खान साहब आपका भी। सबसे पहले अगर मैं सना बुच्चा साहिबा आपसे आगाज़ कर पाऊँ, ये जो
रवैया या लहजा आपने असद कैसर साहब का सुना, मैंने शेर अफजल मरवत साहब का भी आपको बता दिया, आप सुन भी लिया। आपको लगता है कि ये वन साइडेड ट्रैफिक है, बट और डू यू थिंक कि पीटीआई जस्टिफाइड है ये सब करने पे? कभी जितना हमारे साथ हो गया फिर हम और क्या करें, हम जितना दबना चाहते थे दब गए हैं, अब इसके बाद अब और हम क्या करें, हमने अब रिजेंटमेंट शो करनी है क्योंकि यही हमारी यूएसपी है, हम रिजेंटमेंट शो करेंगे तो हम पॉपुलर रहेंगे। डू यू थिंक दिस इज द राइट कोर्स, और ये आपको लगता है कि नहीं ये दो तरफा ट्रैफिक है, पीटीआई भी गलत कर रही है या उनके साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है? लेकिन जो इस मुल्क में हो रहा है वो बहरहाल पीटीआई के साथ हो रहा हो या पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ हो रहा हो या नाम नहाज अपोजिशन के साथ हो रहा हो, उनमें से कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं है। क्या इलेक्शन के फॉर्म 45 से लेकर 47 तक की कहानी दुरुस्त है? नहीं। क्या फॉर्म 47 वाले इलेक्टेड लीडर्स हैं? नहीं। क्या काबीना में ऐसे लोगों को होना चाहिए था जो केयर टेकर सेटअप में मौजूद रहे? नहीं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तौर पर भी माफ़ी के काबिल है? तो इसका जवाब इस्टेब्लिशमेंट का है नहीं। लेकिन मामला ये है कि अगर आप शेर अफजल मरवत साहब को और आप असद कैसर साहब को देखें तो फिर आपको गौहर खान को भी देखना पड़ता है, और उनकी बहरहाल एक लहजे में नरमी है, एक सीनियरिटी का लेवल भी है, एक इंटेलिजेंस का लेवल भी है, वो बड़ी मोहतात तरीके से बात करते हैं। और आप उसके हवाले से क्या कहेंगे जो राना सनाउल्लाह साहब पिछले 3-4 दिन से इंटरव्यूज़ में कहते फिर रहे हैं कि इनका तो वजूद ही ख़त्म कर देना चाहिए, फिर उन्होंने इसको दोबारा से जस्टिफाई किया कि हम सियासी वजूद की बात कर रहे हैं। तो एक जमात जो है वो सियासी वजूद आपका ख़त्म करना चाहती है, दूसरी जमात आपको चोर और डाकू कह के आपकी सियासी वजूद को ख़त्म करना चाहती है। तो इस मुल्क में फिर रह क्या जाता है? आप एक दूसरे के वजूद को ख़त्म नहीं कर पाते, और आप किसी भी पॉलिटिशियन को जेल में डाल के जलावतन करके उस पर इल्ज़ाम लगा के 9 मई का सहानिया भी उसने अगर किया हो तो हमें नहीं लगता कि उनकी सियासत ख़त्म हो जाती है। वो नापसंदीदा ज़रूर हो जाते हैं, वो मकबूल ज़रूर हो जाते हैं, वो कबूल नहीं रहते, लेकिन वो इनको अगर 150 सीटें भी मिल जाती तो ये हुकूमत नहीं बना सकते थे, और इनको नहीं बनाने दी जाती। तो इसकी मुल्क के कुछ हार्ड रियलिटी से हम सबको फेस कर लेनी चाहिए, और ये अप्रोच आई थिंक उन्होंने बहुत दिनों तक अपने आप को थोड़ा सा सिमर डाउन रखा है, लेकिन नाउ दे आल्सो गेनिंग कॉन्फिडेंस क्योंकि उनके पास वोटर है, उनके पास अब पहले तो सिर्फ ये कहते थे कि आप आज इलेक्शन करवा लें तो खंबे को भी आप टिकट देंगे तो वो इलेक्ट हो जाएगा, और ऐसा हुआ है। सो अब नाउ देयर इन दैट स्टेज जहाँ पे वो बार्गेनिंग पावर रखते हैं, जहाँ पे वो ये अपनी आवाज़ ऊंची करने का हक भी रखते हैं। अचानक उनके अवाम का मैंडेट मिल गया है। उनको अवाम का मैंडेट 2018 में नहीं मिला, लेकिन isn't it weird कि उनको अब मिल गया है, और अब जरूरत से ज्यादा मिल गया है। सो दैट्स मेड देम मच स्ट्रॉन्गर। सो वो होगा कि कभी हार्ड अप्रोच होगी, कभी सॉफ्ट अप्रोच होगी, कभी असद कैसर साहब चिल्लाएंगे, कभी शेर अफजल मरवत साहब चिल्लाएंगे। हाँ, ये चलता रहेगा, हल्की फुल्की मौसीकी तो चलती रहेगी, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी। आमिर ज़िया साहब, ज़रा अगर जो ख़ास तौर पर अपना शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है, आई मीन ये आपको लगता है कि ये चीज़ें को ये भी एक थ्योरी आती है ना कि उनकी बातों को कंडोन किया जाता है कि ठीक है यार इन्हें वेंट आउट करने दें, अपना गुस्सा शुस्सा निकाल रहे हैं, जिस तरह सना बुच्चा साहब ने कहा हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहेगी, कभी गर्म कभी नरम, या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, बिकॉज वो कोई हेडवे निकल नहीं रहा ना? अब तो वो ट्वीट्स करते फिर रहे हैं पूरी तहरीक इंसाफ करिए, नहीं जी हम यकजा हैं, शेर अफजल मरवत ही कहते हैं कि हमारे 40 MPA तोड़ लिए, वो कहते हैं नहीं हमारा कोई MPA नहीं टूटा, हम यकजा हैं और हमारी सीटें भी सेनेट में निकल आएंगी। सो आपको लगता है कि समहाउ ये PTI के लिए कोई रिवर्सल शुरू नहीं हो रहा अभी तक? एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं, रिकाउंटिंग में भी मार पड़ रही है। पीटीआई का आप देखें कि अरसे से एक ही लाइन और लेंथ पे वो बॉलिंग कर रहे हैं। वो जितना ज़्यादा वो समझते हैं कि हम तड़पेंगे फड़केंगे उसके बाद हमें जगह मिलेगी, लेकिन हो ये रहा है कि उनका एक कहते हैं ना जो तसादुम की है एक ऐसी जहाँ पे उनकी झुंझलाहट का इजहार होता है, गुस्से का इजहार होता है, और यकीनन उसमें उसकी वजूहात भी होंगी कि जनाब उनको ये परसीव करते हैं या उनको वाकई उनके साथ ऐसा हुआ कि बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, और उसकी एक तवील फहरिस्त है जो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, जो PTI हमेशा दावा करती है। तो लेकिन उसके नतीजे में वो मज़ीद मुश्किलात में फंस रही है। उसमें यह नहीं हुआ कि जनाब उसके लिए कोई रास्ते निकल आए हों, तो फिर गालिबन ये वक्त है कि वो अपनी हिकमत अमली को रिविजिट करें, वो दोबारा सोचे कि जनाब हमारा जो हदफ है वो दुरुस्त है या हमें कुछ निशाना बदलना चाहिए। आप गुस्से
गुस्से का इजहार और अपने जो वो है ना झुंझलाहट का इजहार और भी तरीक़ों से कर सकते हैं आप। अगर अब ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ PDM को, जिसको वो कहते हैं कि जिनसे बात करने की जरूरत नहीं है, या हुकूमत वक्त की जमात है, उसकी तरफ आपका तोपखाने का। बट आमिर साहब क्या क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है तहरीके इंसाफ के रिसेंट बयानिया से? आप असद कैसर साहब वो कहते हैं हमें पता है जी रिगिंग किसने की है, या अब भी जो वो फरमा रहे हैं कि किसी के बाप का मुल्क, आई एम श्योर ये वो PDM की हुकूमत, अब आप यू नो मोर देन आई डू कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सो हम बेशक इस तासुर को, मैं, आप, सना बुच्चा साहिबा, आमिर लासाना साहब, हम इसको जाहिल भी करते रहे कि नहीं जी कोई महाजराई नहीं है PTI और किसी एस्टैब्लिशमेंट के बीच में, बट फैक्ट ये है कि PTI फील कि हमें तो, हम रियासती जबर का शिकार है और हमें, हमारी तोड़ फोड़ अगर हुई है तो वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हुई है। नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं सिर्फ, मेरा कहना ये कि PTI को देखिए ना, जब आपको पता है कि आपकी हिकमत अमली से जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा है और उससे नुकसान ही हो रहा है, तो फिर इसमें आपको बदलने की ज़रूरत है। और जितना आप ज़्यादा मतलब है कि इदारों को मुतनाज़ा बनाते उतनी ज़्यादा मुश्किल में फंस रहे हैं। तो आपको गालिबन एक नई राह अपनानी चाहिए, गालिबन की यकीनन अपनानी चाहिए। क्योंकि आप, जैसे मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि भाई अगर आप अपना हदफ जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कर रहे हैं ऐसा, लेकिन अगर उनका कहते हैं ना तोपों का रुख जो है वो सिर्फ PDM की तरफ हो, तो गालिबन वो उनको कहते हैं कि नताइज भी मिल जाए और जो उनकी इतनी ज्यादा खराब सूरत एस्टेब्लिशमेंट से हुई है उससे वो निकल भी पाए। लेकिन जो भी उनको ये एडवाइस कर रहा है, जो उनके इस तरह के हार्ड लाइनर्स हैं कि जनाब हम क्योंकि मकबूल हैं तो हमें जो सबसे मजबूत कुव्वत है उससे लड़ना चाहिए, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। राना साहब, मैं पाकिस्तान के तनाजुर में बात कर रहा हूँ, PTI के तनाजुर में बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है, खुदा ना खास्ता ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। पर राना साहब बात यह है कि ये सोचे समझे तरीके से हो रहा है, या जिस तरह सना साहिबा ने भी कहा कि ये हल्की फुल्की मौसीकी है, कोई एक बात करेगा कोई फिर करेगा, ये चलता रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं ये एक सोचे समझा एक प्लान है कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब ऑफेंसिव कोर्स इज़ द राइट कोर्स और आपने ऑफेंड करना है, आपने बताना है, चाहे वो आप ये कहेंगे किसी का बाप का मुल्क नहीं है, चाहे आप ये कहेंगे 30,000 बंदा दे दो, बस वो दिलेर हो तो हम आपको मैंडेट भी ले देते हैं। और आई मीन इसका मतलब है ना, आप खैबर पख्तूनख्वा में खड़े होके या किसी की जगह पर खड़े होके, या एक खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्ट हुआ हुआ लीडर अगर ये बात करेगा तो इसका मतलब तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाएगा। जी बिल्कुल, मैं सना बुच्चा साहिबा ने जो गुफ्तगू की और आमिर ज़िया साहब ने कहा, मैं दोनों से इत्तफाक राय करते हुए बात बताऊंगा कि असल मसला PTI की लीडरशिप का अपना है। खान साहब ने ये कहा कि 8 फरवरी के बाद से मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया, तो आपके ख्याल में वो PDM से बात करने के लिए कह रहे हैं, वो आसिफ अली जरदारी से बात करने चाह रहे हैं, वो नवाज शरीफ से बात करना चाह रहे हैं? नहीं, उनकी पहले दिन जब वो इक़्तिदार से जा रहे थे तब से लेके आज तक पुराने आर्मी चीफ चले गए और नए आर्मी चीफ आ गए, उनको रोकने से लेके उनकी अपॉइंटमेंट तक उनकी ख्वाहिश ये है कि मुझसे बात की जाए। सदर अलवी मौजूद थे, वो उनके टेलीफोन पे वेट कराया करते थे कि जी आप बात कर लें, और वो नहीं होती थी और अब भी नहीं हुई। अच्छा, अब उसका हल क्या था? एक है जो नवाज शरीफ की पोजीशन थी कि सज़ा दे दी, वो बेटी से समेत जेल में चले गए, उन्होंने वोट बैंक को संभाला और मैं समझता हूँ सियासी तौर पे उन्होंने अपनी पार्टी को बचाया और इलेक्शन में ले गए। खान साहब ने क्या किया? इन्होंने जाके एस्टैब्लिशमेंट पे हमला कर दिया। ये 9 मई तो बाद में हुआ है ना, ये जिस दिन निकाले जा रहे थे ये जनरल बाजवा को, मीर जाफर, मीर सादिक और पता नहीं अमेरिका, और फिर आखिर में मोहसिन नकवी पे आ गए, यहाँ तक ले गए कि जी ये सारी साजिश। और अब फिर वो डोनाल्ड लू से लेके और किसी बंदे को उन्होंने छोड़ा नहीं। उनके यहाँ कन्फ्यूजन भी है और वो समझते ही हैं कि जो मैं उल्टा सीधा करता हूँ नतीजतन मेरे साथ होता है। अब जब आवाम की पॉपुलैरिटी आपकी दायरा 3 सजाएं आपको 1 वीक में मिलती हैं और आप जेल में मौजूद हैं तो लोगों ने आपको वोट किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस वोट बैंक के बदले में अगर आप कहेंगे कि मैं 30,000 लोग लेके और चढ़ जाऊंगा और कहाँ पहुँचा के आऊँगा उनको और कहाँ पहुँचा दूंगा, वो लफ्ज़ बयान नहीं किए जा सकते। तो ये वो एंगर और गुस्सा जो आपने असद कैसर साहब का भी सुना दिया, ये इनको कोई पे नहीं कर रहा। ये समझते हैं ये कि 180 सीटों से लेके और 102 पे आके खड़े हो जाएंगे। कल शेर अफजल मरवत साहब को मैं सुन रहा था कहीं पे, वो कह रहे थे कि हमारे तो 40 लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। लोग दावे कर रहे हैं कि पंजाब में शायद इनको जो 2 सेनेट की जनरल नशिस्तें मिलनी हैं उनमें से भी एक टूट ना जाए इनकी। मतलब नवाज शरीफ के वोटर के प्रेशर में उनके MP MNA नहीं टूटे, उनके सेनेटर नहीं टूटे, पार्टी के साथ वाबस्ता रहे और यही उनकी बका का जामिन बना। इन्होंने पहले तो मेन स्लॉट सारी की सारी भाग गई, दौड़ गई जब हमला फौज पे शुरू किया। सीधी सी बात है, आप इधर उधर के नाम मत लें। वो लड़ाई लड़ी 9 मई के बाद फिर बराह रास्त इनकी है। अब तक ये जो धमकियां भी लगा रहे हैं ये मुझे और आपको नहीं लगा रहे, ये उधर ही मुखातिब हैं और मिन्नत तरला भी उधर ही है और धमकी भी उधर है। तो फिर उधर से जवाब जब नहीं आ रहा
तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई आपके जो लोग आपने टिकट दिए, आपके निशान पे आए, आप उन पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, उनके जरिए बातचीत का रास्ता खोलें। आप पार्लियामेंट के जरिए चलाएंगे, जैसे आपने अली अमीन गंडापुर को इजाजत दी है कि वो पहले भी पीएम से मिले और दूसरी दफा भी आके मिले फैसिलिटेशन काउंसिल में, जो ईद से पहले फिर दोबारा होनी है और फिर आपको आना होगा। ये वो काम नहीं हो रहा कि सी पैक हो रहा था और परवेज खटक धरनों में बैठे थे और एक प्रोजेक्ट ये केपी के लिए नहीं ले सके, और बाद में इनको सिर्फ वो मजाक वाली बात बन जाती है कि गधों का, काश्तकारी का वो जो एक फार्म मिला इन्हें मानसेरा में, और बाकी बातें इनकी दूर रह गई कि कुछ कर ही नहीं सके उस वक्त। डिलीवरी हर चीज़ वो अली अमीन गंडापुर साहब चले को कर लेंगे, लेकिन उनका बेसिक डिस्कोर्स तो ये है कि क्योंकि हमसे बात कोई नहीं करना तो फिर अब यही तरीका रह जाता है। बट